हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के इस पुस्तक से रचनाकार विशेष से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। और आज का यह वीडियो प्रारंभ करने से पहले हम एक बार विषय सूची देख लेते हैं। विषय सूची से हमने खंड क हिंदी गद्य का स्वरूप और विकास इस सेक्शन को कंप्लीट किया था। खंड ख हिंदी गद्य की विधाओं का विकास, जिसमें हमने निबंध साहित्य का विकास, हिंदी आलोचना का विकास, उसके बाद हमने उपन्यास का विकास देखा था। उपन्यास का विकास के बाद हमने फिर कहानी का विकास देखा था, और इसके बाद हमने नाटक का विकास देखा और साहित्य की अन्य विधाओं से संबंधित प्रश्नों और तथ्यों को हमने देखा था। ठीक है, जिनमें हमने आत्मकथा, जीवनी, यात्रा साहित्य आदि से संबंधित तथ्यों को जाना था। हमने प्रारंभ किया है खंड ग यानी मूल्यांकन, और इस सेक्शन से हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, वृंदावन लाल वर्मा, बाबू गुलाब राय, माखनलाल चतुर्वेदी, यहाँ तक के प्रश्नों को देख लिया है, तथ्यों को जान लिया है। आज के इस वीडियो में हम महापंडित राहुल सांकृत्यायन से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। इसके बाद अगर हम देखें तो महापंडित राहुल सांकृत्यायन के बाद निराला हैं, पंत हैं, इलाचंद जोशी हैं, यशपाल हैं, भगवती चरण वर्मा हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, नंदुलाल वाजपेयी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, शांतिप्रिय द्विवेदी हैं, महादेवी वर्मा हैं, रामधारी सिद्धनकर हैं, उपेंद्र नाथ अश्क हैं, अज्ञेय हैं, रामविलास शर्मा हैं, विष्णु प्रभाकर हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, अमृतलाल नागर हैं और फणीश्वरनाथ रेणु हैं। ठीक है, तो इन सभी साहित्यकारों के विषय में हम जानेंगे और देखते हैं जल्द ही इस सेक्शन को भी हम कंप्लीट कर लेंगे, जिससे आपका ये जो पुस्तक है हिंदी का गद्य साहित्य डॉक्टर रामचंद्र तिवारी द्वारा रचित, इस पुस्तक को हम समाप्त कर लें। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, यानी महापंडित राहुल सांकृत्यायन से संबंधित तथ्यों को देखना हम शुरू करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो महापंडित राहुल सांकृत्यायन से संबंधित है। सबसे पहला तथ्य है राहुल सांकृत्यायन का गद्य साहित्य उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध, आलोचना, भाषा विज्ञान, व्याकरण, कोश, यात्रा, संस्मरण, जीवनी, धर्म, दर्शन, इतिहास आदि अनेक विषयों को समेटने में समर्थ हो सका है। उनका विशाल साहित्य उनकी प्रखर बुद्धि, विस्तृत जीवन अनुभव और व्यापक एवं गंभीर अध्ययन का परिणाम है। निश्चय ही वे महाप्राण और महापंडित हैं। दूसरा तथ्य है डॉक्टर नगेंद्र की दृष्टि में उनके पांडित्य के दो पक्ष हैं, यानी राहुल सांकृत्यायन के पांडित्य के दो पक्ष हैं। एक पुरातत्व का व्यापक और गंभीर ज्ञान, दूसरा आधुनिक समाजवादी दर्शन, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का ठोस व्यवहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान। दोनों ही बातें सही हैं, किंतु इन दोनों के साथ ही उनके पास सबसे मूल्यवान तत्व उनका विस्तृत अनुभव ज्ञान है। वे सच्चे घुमक्कड़ हैं। उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग पर्यटन और देश दर्शन में व्यतीत हुआ है। एक सीमा तक वे रोमांटिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। वे मुक्त जीवन दर्शन के समर्थक हैं। उन्होंने स्वयं लिखा है, सच्चा घुमक्कड़ धर्म, जाति, देश, काल सारी सीमाओं से मुक्त होता है। वह सच्चे अर्थों में मानवता के प्रेम का उपासक होता है। तो किन्नर देश में यह जो रचना है, यह राहुल सांकृत्यायन की रचना है, और इस रचना में इन्होंने घुमक्कड़ के जो प्रवृत्ति होती है उसके विषय में बताया है। ठीक है, और इनके पांडित्य के विषय में डॉक्टर नगेंद्र ने यहाँ पे जो उल्लेख किया है, यह भी आपके लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तथ्य जो हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तीसरा है, वस्तुतः राहुल जी सहज मानवता के पुजारी हैं। सहज मानवता कृत्रिम बंधनों को स्वीकार नहीं करती। राहुल जी ने मुक्त सहज मानवीय जीवन तत्वों की खोज में ही सनातन धर्म, आर्य समाज, बौद्ध धर्म, मार्क्सवाद और मानव धर्म के उपादानों को टटोला था। श्री सत्यव्रत सिन्हा के शब्दों में, सनातन धर्म से आर्य समाज से बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म से मानव धर्म, यह राहुल जी के धार्मिक विकास का क्रम है। हिंदी साहित्य कोश में सत्यव्रत सिन्हा ने इस बात को उल्लेखित किया है राहुल जी के विषय में। ठीक है, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला है, व्यवहारिक जीवन के क्रम में भी वे स्थिति विशेष में बंधकर नहीं रहे। कभी काश्तकारी की, कभी जमींदारी, कभी महंत रहे, कभी कांग्रेसी कार्यकर्ता, कभी किसान आंदोलन में भाग लिया और कभी साम्यवाद का प्रचार किया। बुद्ध के प्रति उनकी आस्था का आधार बुद्ध का स्वतंत्र विचारक होना ही है। राहुल जी स्वयं कहते हैं, बुद्ध अपने समय के स्वतंत्र विचारकों में सबसे अधिक शक्तिशाली थे। सम्मेलन पत्रिका में यह बात उन्होंने लिखी है या फिर उसमें उद्घाटित किया है। अगला है, राहुल जी ने प्रगतिवाद की जो व्याख्या की है उससे भी यह प्रकट होता है कि वे उसे एक जड़, स्थितिशील दर्शन की उपज न मानकर गतिशील एवं रूढ़ि विरोधी चेतना प्रवाह के रूप में देखते थे। अगला जो इसका सब टॉपिक है वो है प्रगतिवाद की व्याख्या। तो हम देखेंगे कि राहुल जी के अनुसार प्रगतिवाद की क्या व्याख्या है।
पहला तथ्य है, सितंबर 1947 ईस्वी में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक सम्मेलन प्रयाग के अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए आपने कहा था, यानी राहुल सांकृत्यायन ने कहा था, प्रगतिवाद कोई कल्ट या संकीर्ण संप्रदाय नहीं है। प्रगतिवाद का काम है प्रगति के रूंधे रास्ते को खोलना, उसके पथ को प्रशस्त करना। प्रगतिवाद कलाकार की स्वतंत्रता का नहीं, परतंत्रता का शत्रु है। प्रगति जिसके रोम रोम में भीग गई है, प्रगति ही जिसकी प्रकृति बन गई है, वह स्वयं अपनी सीमाओं का निर्धारण कर सकता है। उसकी सीमा अगर कोई है तो यही कि लेखक और कलाकार की कृतियाँ प्रतिगामी शक्तियों की सहायक ना बने, उनके शोषण और उत्पीड़न का हथियार ना बने। साहित्य निबंधावली में यह बात उन्होंने उल्लेखित की है। प्रगतिवाद की यह व्याख्या इतने व्यापक आधार पर प्रतिष्ठित है कि इसके प्रति किसी को शिकायत नहीं हो सकती। अगला तथ्य है, इसी भाषण में आगे राहुल जी ने प्रगतिशील भारतीय साहित्यकारों की जिस श्रृंखला का उल्लेख दिया है, उससे भी उनके उदार दृष्टिकोण की ही सूचना मिलती है। आपने कहा है, ध्यान रखना होगा कि हम वाल्मीकि, अशुघोष, कालिदास, भवभूति, बाण, सरह, स्वयंभू, कबीर, विद्यापति, तुलसी, हरिश्चंद्र के उत्तराधिकारी हैं। साहित्य निबंधावली में यह तथ्य उद्घाटित है। स्पष्ट है कि राहुल जी की दृष्टि में यह भारतीय कवियों की प्रगतिशील परंपरा है। युग प्रवृत्ति के अनुसार नवीनता को ग्रहण करने और रूढ़ियों को त्यागने की शक्ति ही सच्ची प्रगतिशीलता है। राहुल जी ने भी प्रगतिवाद की व्याख्या इसी रूप में की है। तो प्रगतिवाद से संबंधित राहुल जी की यह जो मान्यता है, इसको आप ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला है निबंध। निबंध को लेकर राहुल जी की क्या कुछ मान्यताएं हैं और कौन कौन सी रचनाएं इनकी निबंध से जुड़ी हुई है, यानी निबंध विधा से संबंधित इन्होंने कौन कौन से निबंध लिखे हैं या कौन कौन से संग्रह प्रकाशित करवाए हैं। पहला तथ्य है, राहुल जी के अधिकांश निबंध भाषा और साहित्य संबंधी हैं। इतर विषयों में राजनीति, धर्म, इतिहास और पुरातत्व आते हैं। इन विषयों पर लिखते हुए राहुल जी ने सदैव अपनी प्रगतिशील जीवन दृष्टि को सामने रखा है। आपकी यह दृष्टि ध्वंसात्मक भी है और सृजनात्मक भी। रूढ़ियों का क्षय और या ध्वंस होना ही चाहिए, इसी निश्चय को आग्रहपूर्वक व्यक्त करते हुए आपने तुम्हारे समाज की क्षय, तुम्हारे धर्म की क्षय, तुम्हारे भगवान की क्षय, तुम्हारे सदाचार की क्षय, तुम्हारे जात पात और तुम्हारे जोहों की क्षय शीर्षक निबंध लिखे हैं। तो ये सभी जो निबंधों के नाम हैं, ये राहुल जी ने लिखे हैं, ठीक है। धर्म, इतिहास और पुरातत्व संबंधी गंभीर विचार प्रधान निबंधों में आपका सृजनात्मक दृष्टिकोण लक्षित होता है। इन विषयों पर लिखित निबंध उद्देश्यपरक है। बौद्ध धर्म की देन पर विचार करते हुए आपने उसे इसलिए महत्वपूर्ण माना है कि उसमें समता विधायक तत्व है। वह स्वतंत्र चिंतन को महत्व देता है। उसके कारण एशिया और विश्व में हमारी प्रतिष्ठा है और दार्शनिक क्षेत्र में उसका अनिश्वरवाद, उसका क्षणिकवाद यानी डायनामिज्म, अनात्मवाद, नॉन सॉल्यूज्म एंड प्रतीत्य समुत्पाद यानी डिसकंटिन्यूअस एंटिमिटी जैसे विचार मार्क्सवाद के बहुत नज़दीक हैं। अपने ऐतिहासिक निबंधों में भी आपने इतिहास के खंडहरों में समता, जनतांत्रिक और प्रगतिशील तत्वों को ही ढूंढने की चेष्टा की है। वैशाली के प्रजातंत्र को लेकर आपने इसलिए विस्तार से विचार किया है और अनेक तथ्यों का अन्वेषण किया है कि उसकी शासन व्यवस्था में सच्चे प्रजातंत्र का रूप बहुत कुछ मिल जाता है। आपने आत्मव्यंजक निबंध कम लिखे हैं। यात्रा वृत्तांतों और संस्मरणों में अवश्य आत्मव्यंजना के तत्व हैं। भाषा और साहित्य संबंधी निबंधों में भी आपका निश्चित दृष्टिकोण प्रधान है। आप हिंदी भाषा के पूर्ण समर्थक हैं, जनपदीय बोलियों को महत्व देते हैं, नागरी लिपि को उपयोगी मानते हैं, उर्दू और हिंदी को मिलाकर हिंदुस्तानी बनाने की प्रवृत्ति के विरोधी हैं। हिंदी साहित्य की समृद्धि के लिए निरंतर प्रेरणा देते रहे हैं। हिंदी भाषा की प्राचीनता, साहित्य चर्चा, मातृभाषाओं का प्रश्न, प्रगतिशील लेखक, भोजपुरी, हमारा साहित्य आदि निबंधों में आपके भाषा और साहित्य संबंधी विचार व्यक्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त मुंगेर जिला साहित्य सम्मेलन, बलिया हिंदी प्रचारणी सभा, बिहार प्रांतीय साहित्य सम्मेलन और सारण हिंदी साहित्य सम्मेलन के अवसरों पर अध्यक्ष पद से दिए गए अपने भाषणों में भी आपने भाषा और साहित्य की अनेक गुत्थियों को सुलझाने की चेष्टा की है। अपने विचारों को व्यक्त करने में आप पूर्णतः निर्भीक रहे हैं। महात्मा गांधी और पंडित नेहरू तक का आपने स्पष्ट विरोध किया है। राहुल जी को हिंदी की प्रवृत्ति, शक्ति, समृद्धि और आवश्यकता सभी का पूरा ज्ञान था। आपने लिखा है, सामान्य उपयोग के शब्द हिंदी में 1 लाख से अधिक नहीं हैं और उनमें 2/3 के करीब शुद्ध संस्कृत के हैं। यही बात प्रायः दूसरी प्रांतीय भाषाओं के लिए है, किंतु भारत के उच्चतम न्यायालयों, पार्लियामेंटों और विश्वविद्यालयों के व्यवहार के लिए इससे तिगुने चौगुने शब्दों की आवश्यकता होगी। सिर्फ शासन विभाग के लिए हमें 16,000 शब्दों की ज़रूरत पड़ी। कानून के लिए भी हमें उतने ही शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी।
प्रयोगीय साइंस के लिए 1.5 लाख शब्दों की और आवश्यकता होगी। युद्ध विज्ञान, दर्शन, कला आदि के लिए और भी भारी संख्या में शब्द चाहिए। इस तरह सब मिलाकर 3 लाख शब्दों की और आवश्यकता होगी। इन शब्दों को कहाँ से ग्रहण किया जाए, इसके उत्तर में राहुल जी का विचार यह था कि हम जनता में प्रचलित अंग्रेजी शब्दों को स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अधिकांश पारिभाषिक शब्द संस्कृत से लिए जाएंगे। तो भाषा के संदर्भ में यह जो मान्यता है यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। राहुल जी ने अपने निबंधों और भाषाओं में संस्कृतिष्ठ हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने पर जोर दिया है। उर्दू और तथाकथित हिंदुस्तानी का आपने खुलकर विरोध किया है। आपका स्पष्ट मत है हिंदुस्तानी का अर्थ उर्दू लिपि और उर्दू भाषा को घुसेड़ना छोड़कर और कुछ नहीं है। आसेतु हिमालय जहाँ उर्दू आज तक पहुँच नहीं पाई थी, वहाँ भी उसे लादने का यह प्रयत्न कितना दुस्साहस है। इसे कई बार बतलाया जा चुका है कि उर्दू अरबी लिपि में लिखी जाती है। यदि सुगम होती तो वह तुर्की और मध्य एशिया के देशों से ना निकाली जाती। रही उर्दू भाषा, उसका अर्थ है 60-70% संस्कृत के तद्भव तत्सम शब्दों की जगह उससे अधिक परिणाम में अरबी फारसी शब्दों को स्वीकार करना। इस प्रकार अपने निबंधों में राहुल जी ने मुख्यतः 2 बातों को प्रतिष्ठित किया है। एक तो जीवन के प्रति जनतंत्रात्मक और समतामूलक दृष्टिकोण, और दूसरे हिंदी भाषा और साहित्य की महत्ता। तो 2 पक्षों पर इन्होंने निबंध साहित्य या निबंध विधा में लेखनी चलाई है। अगला है ऐतिहासिक उपन्यास। राहुल जी के 6 ऐतिहासिक उपन्यास प्रसिद्ध हैं, जिनमें सिंह सेनापति प्रकाशन वर्ष 1944, जय योद्धे 1944, मधुर स्वप्न 1949, विस्मृत यात्री 1954, कनैला की कथा 1957, दिवोदास 1980। सिंह सेनापति जो इनकी रचना है, ऐतिहासिक उपन्यास है, इसके संदर्भ में अगर हम देखें तो सिंह सेनापति में लिच्छवी गणतंत्र की कहानी कही गई है। सिंह सेनापति उपन्यास का नायक है, वह राहुल जी के आदर्शों का मूर्त रूप है। इस उपन्यास में राजतंत्र और गणतंत्र की तुलना करते हुए लेखक ने गणतंत्र की महत्ता प्रतिपादित की है। राजतंत्र नरनारियों का बंदीगृह है, जहाँ राजा के सामने किसी मनुष्य का कोई महत्व नहीं। इसके विपरीत गणतंत्र में संपत्ति पर सबका समान अधिकार है, नारी स्वतंत्र है, श्रम की महत्ता वर्णित है। जय योद्धे उपन्यास की अगर हम बात करें तो जय योद्धे में योद्धे गणराज्य की कहानी वर्णित है। योद्धे गण का इतिहास हमें 4वीं शती तक ले जाता है। इसका विनाश चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किया था। इस उपन्यास का नायक जय है। जय भिक्षु बनकर बौद्ध धर्म का आचरण करता है। वह भी राहुल जी के विचारों का प्रतीक है। वह ब्राह्मणों के आत्मवाद का खंडन करता है। समूचे भारत खंड को स्वतंत्र गणों के स्वच्छंद संघ के रूप में देखना चाहता है। उसके जीवनादर्शों में भी बौद्ध दर्शन और मार्क्सवाद का समन्वय किया गया है। अगला उपन्यास है मधुर स्वप्न। इसमें मध्य एशिया का 6वीं शताब्दी का जीवन चित्रित है। उपन्यास का नायक मजदक अमीरान ईरान की एक महान विभूति है। वह समता विधायक और मानवता प्रेमी है। अमीरान के शहंशाह कवात उसके अनुयायी हैं। इन दोनों ही पात्रों के माध्यम से राहुल जी ने अपनी आदर्श जीवन व्यवस्था का मधुर स्वप्न साकार करना चाह रहे हैं। लेखक ने इतिहास से अधिक कल्पना का प्रयोग किया है। अगला जो उपन्यास है वो है विस्मृत यात्री। विस्मृत यात्री की अगर हम बात करें तो इसमें नरेंद्र यश नामक एक बौद्ध भिक्षु की कहानी कही गई है, जो 518 ईस्वी में भारत भूमि वर्तमान पश्चिमी पाकिस्तान जो है उसमें उत्पन्न हुआ था और उसका निधन 598 ईस्वी में चीन देश में हुआ। यह यात्री भी राहुल जी के व्यक्तित्व की ही प्रतिमूर्ति है। उसकी ऐतिहासिक यात्रा का लेखक ने काल्पनिक चित्र अंकित किया है। प्राचीनता की प्रतीति कराने के लिए राहुल ने पुराने नगरों, जातियों, नदियों और भूखंडों के अपने भौगोलिक ज्ञान का भरपूर उपयोग किया है। यात्री नरेंद्र यश भी जनकल्याण और समाज हित की भावना से प्रेरित है। उसके व्यक्तित्व में भी बुद्ध की करुणा और मार्क्स की समता का समन्वय है। आपका एक छोटा सा उपन्यास है, एक सेकेंड, यहाँ जो पंक्ति है वो यहाँ आप आगे ऐड कर देंगे। आपका एक छोटा सा उपन्यास कनैला की कथा 1957 में प्रकाशित है। यह व्यक्ति केंद्रित ना होकर स्थान केंद्रित है। इसमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर कनैला और उसके आसपास के स्थानों की ईस्वी पूर्व 13वीं शती से लेकर स्वराज्य प्राप्ति तक की कथा कही गई है। लेखक ने इसके प्राकथन में अपनी प्रथम परिणीता से मिलन का वर्णन भी किया है, जो बड़ा काल्पनिक है। आपका 6वीं ऐतिहासिक उपन्यास दिवोदास 1960 ईस्वी में प्रकाशित है। इसमें 12वीं-13वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व सप्त सिंधु प्रदेश में आर्यों और नारियों के बीच होने वाले संघर्ष को आधार बनाया गया है। कथानायक दिवोदास पणियों और दासों के विरुद्ध संघर्ष करके विजय प्राप्त करता है। उसका राज्याभिषेक होता है। लेखक ने तत्कालीन सामाजिक परिवेश का चित्रण इतिहासाधृत
कल्पना के सहारे किया है। आर्यों और अनार्यों का द्वंद्व ऐतिहासिक तथ्य है। दास यहाँ पर पहले से भली भांति बसे थे। पनीर प्रायः आर्यों के पशुओं को चुरा ले आते थे। आर्यों का जीवन बहुत कुछ पशुओं पर आधारित था, इसलिए उन्हें पणियों से युद्ध करना पड़ता था। दासों से उनका संघर्ष लंबा चला था क्योंकि वे आर्यों के विस्तार में बाधक थे। इसी ऐतिहासिक सूत्र को आधार बनाकर राहुल जी ने पूरी कथा गढ़ ली है। अगला है आपका छठा उपन्यास जीने के लिए, प्रकाशन वर्ष 1940, सामाजिक है। कथानायक देवराज मोहनलाल खन्ना के संपर्क में आकर देश की राजनीतिक गतिविधियों में रुचि लेने लगता है। इंग्लैंड में रहते हुए वह मजदूरों के जीवन का अध्ययन करता है, उनके सुख दुख का प्रत्यक्ष अनुभव करता है। भारत आकर कांग्रेस के आंदोलन में शरीक होता है, जमींदारों के उत्पीड़न का विरोध करता है। इसी क्रम में कन्हई सिंह उसकी हत्या करवा देता है। राहुल जी ने इसमें किसानों जमींदारों के वर्ग संघर्ष को उभारने की चेष्टा की है। अगला है, राहुल जी मुख्यतः ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। उनके प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यासों के विवेचन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने एक निश्चित उद्देश्य से प्रेरित होकर इन उपन्यासों की सृष्टि की है। ऐसी स्थिति में उनके उपन्यासों में कथानक का संगठन, पात्रों का चारित्रिक विकास, संदर्भों की सृष्टि, प्रसंगों की अवतारणा, यह सब कुछ पूर्व नियोजित क्रम से प्रस्तुत किया गया है। अगला है, राहुल जी को पुरातत्ववेत्ता के रूप में अधिक मान्यता प्राप्त हो सकी है। ऐतिहासिक उपन्यासकार के रूप में उनकी सफलता संदिग्ध है। उन्होंने सफल ऐतिहासिक उपन्यासकार की जो कसौटी निर्धारित की है उस पर स्वयं खरे नहीं उतरे हैं। आपने लिखा है, ऐतिहासिक उपन्यास में हमें ऐसे समाज और उसके व्यक्तियों का चित्रण करना पड़ता है जो सदा के लिए विलुप्त हो चुका है, किंतु उसने पदचिन्ह कुछ जरूर छोड़े हैं जो उनके साथ मनमानी करने की इजाज़त नहीं दे सकते हैं। आलोचना उपन्यास विशेषांक में यह बात उद्धृत है। राहुल जी ने अपने मार्क्सवादी सिद्धांतों को अधिक महत्व देते हुए इतिहास के साथ थोड़ी मनमानी अवश्य की है। प्राचीन गणराज्य व्यवस्था राजतंत्र से सुखद हो सकती है, उसमें सामान्य जनता और नारी वर्ग को अधिक सम्मान भी प्राप्त हो सकता है, किंतु भारतीय गणराज्य मार्क्सवादी जीवन दर्शन से प्रेरित सोवियत व्यवस्था की अनुकृति थी, ऐसा नहीं कहा जा सकता। राहुल जी ने अपने ऐतिहासिक अध्ययन का उपयोग कथा रचना के माध्यम से मार्क्सवादी जीवन पद्धति के प्रचार के निमित्त किया है। कहानी में अगर हम देखें, कहानी विधा को लेकर राहुल जी ने बहुत सी कहानियां लिखी हैं, किंतु उनकी कहानियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए वोल्गा से गंगा एवं सतमी के बच्चे संग्रह पर्याप्त हैं। वोल्गा से गंगा कहानी साहित्य में एक अद्भुत प्रयोग है जिसमें पिछले 8000 वर्ष के मानव जीवन के सामाजिक विकास का इतिहास कहानियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। जीवन के भिन्न भिन्न अनुभूत संदर्भों को लेकर कहानी लिखना और बात है, और संदर्भों की सृष्टि ऐसे ढंग से करना कि हजारों वर्षों की ऐतिहासिक सामाजिक चेतना के विकास का स्वरूप उभर आए, बिल्कुल दूसरी बात है। 8000 वर्ष पूर्व मानव गुहावासी था, उसका जीवन पशुओं के साथ उन्हीं का शिकार करते हुए व्यतीत होता था। आज वह मशीन युग में यांत्रिक जीवन व्यतीत कर रहा है। इस लंबी अवधि में सभ्यता के अनेक स्तरों और व्यवस्था की अनेक स्थितियों से होकर हम गुजरे हैं। राहुल जी ने कहानियों के माध्यम से इस पूरे विकास और संघर्ष को मूर्त करने की चेष्टा की है। वोल्गा से गंगा संग्रह की प्रथम 4 कहानियाँ, अब इसमें जितनी भी कहानियाँ संग्रहित हैं उन सब का नाम यहाँ आपके सामने है। जैसे अगर हम देखें तो इनकी पहली जो 4 कहानी है इस संग्रह की, वोल्गा से गंगा संग्रह की पहली जो 4 कहानी है वो है निशा, दिवा, अमृताश्व, पुरहूत। प्रागैतिहासिक काल से संबंधित है ये 4 कहानियाँ। अगली जो 4 कहानियाँ हैं वोल्गा से गंगा संग्रह की वो है पुरधान, अंगिरा, सुदास और प्रवाहन। यह लगभग 2500 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी पूर्व तक के सामाजिक विकास का चित्रण करती हैं। इसके बाद की जो 4 कहानियाँ हैं जैसे बंधुलमल, नागदत्त, प्रभा और सुपर्ण योद्धे, इसमें 490 ईस्वी पूर्व से लेकर गुप्तकाल में उद्भव तक का जीवन बिंबित हुआ है। 13वीं और 14वीं कहानियों में अगर हम देखें तो 13वीं और 14वीं कहानी कौन कौन सी है, दुर्मुख है और चक्रपाणी है। इसमें 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की जीवन गाथा सिमट आई है। और अंतिम जो 6 कहानियां हैं जैसे बाबा नूरदीन, सुरैया, रेखा भगत, मंगल सिंह, सफदर और सुमेर, इसमें 1300 ईस्वी से 1942 ईस्वी तक की सामाजिक चेतना की कहानी कही गई है। तो अगर हम देखें तो वोल्गा से गंगा का जो प्रारंभ हो रहा है वो 2500 ईस्वी पूर्व की कहानी से लेकर 1942 ईस्वी की कहानियों तक का जो सामाजिक जीवन है वो हमको इन कहानियों के माध्यम से जानने को मिलता है। तो इस रूप में यह जो संग्रह है वो महत्वपूर्ण है। सभी कहानियों को याद रखेंगे कि कौन कौन सी कहानियाँ इस संग्रह में सम्मिलित है और इसमें जो कालखंड दिया गया है, कौन सी कहानी किस कालखंड से संबंधित है, वह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है,
अगला है, इन कहानियों के प्रशंसक और पारखी श्री भदंत आनंद कौशल्यायन का कहना है कि कई कहानियाँ कम और इतिहास अधिक है। श्री कौशल्यायन की सम्मति को आदर देते हुए स्वयं राहुल जी ने भी उन्हें लिखा था, यदि इन कहानियों को रोचक ढंग से लिखा इतिहास मात्र भी समझ लिया जाए तो भी मैं संतुष्ट हूँ। ठीक है, यानी अगर किसी ने आक्षेप किया है, यानी भदंत आनंद कौशल्यायन ने आक्षेप किया है कि ये इतिहास अधिक है, कहानी कम है, तो स्वीकार भी कर रहे हैं राहुल जी कि इतिहास आप मान रहे हैं तो इससे भी मैं संतुष्ट हूँ। अगला है, राहुल जी का आत्मतोष तो ठीक है क्योंकि उन्हें कहानी नहीं लिखनी थी, इतिहास ही लिखना था, किंतु उस इतिहास को भी उन्होंने पर्याप्त तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। वाल्मीकि को शुंग वंशीय राजाओं का आश्रित कवि मानना और वैदिक देवताओं और यज्ञों को शवरों जितनी बुद्धि रखने वालों को ही संतुष्ट कर सकने वाला बताना इतिहास और चिंतन के साथ अन्याय करना है। अपने जीवन दर्शन के प्रति विशेष आग्रह के कारण राहुल जी ने यह अन्याय किया है और अनेक स्थलों पर किया है। इन कहानियों के ऐतिहासिक ढांचे में मानवीय रंग भरने के लिए राहुल जी ने जो नुस्खा अपनाया है वह भी आलोचकों को खटकाया, यानी इतिहास को भी उन्होंने तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। इस संदर्भ में डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं, ऐतिहासिक तथ्यों में मानवीय रंग भरने का राहुल जी के पास केवल एक ही साधन है, सेक्स, जिसका बार बार प्रयोग दोहराया गया है। विचार और विश्लेषण में नगेंद्र यह बात लिखते हैं, राहुल जी ने सेक्स के नुस्खे को बार बार दोहराया ही नहीं, उसका खुला वर्णन भी किया है। अवसर मिलते ही वे प्रेमिका के नग्न स्तनों का वर्णन आरंभ कर देते हैं और यूँ कहिए कि उसका वर्णन करने के लिए वे अवसर की सृष्टि करते हैं। दिवा कहानी में तो उन्होंने दिवा और वसु माता और पुत्र तक के यौन संबंधों का वर्णन किया है। वे लिखते हैं, दिवा अपने तरुण पुत्र वसु के साथ आज नाच रही थी। दोनों नग्न मूर्तियां नृत्य के ताल में ही कभी एक दूसरे को चूमती, कभी आलिंगन करती, कभी चक्कर काटकर भिन्न भिन्न नाट्य मुद्राएं दिखलाती। इस पर टिप्पणी करते हुए रामविलास शर्मा ने लिखा है, यशपाल जी की तरह राहुल जी ने नायिका भेद में यथेष्ट उन्नति की है। उनका नायिका भेद ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम पर सामाजिक विकास क्रम में मनुष्य के आचार विचार के चित्र देने के नाम पर है। एंगल्स ने लिखा है कि पूंजीवादी लेखक जब आदिम समाज व्यवस्था का चित्रण करते हैं तब वे उसे मौजूदा पूंजीवादी समाज के व्यभिचार का चश्मा लगाकर देखते हैं। वोल्गा से गंगा में राहुल जी ने भी आदिम समाज व्यवस्था के चित्र इसी तरह का चश्मा लगाकर खींचे हैं। मार्क्सवाद और प्रगतिशील साहित्य में रामविलास शर्मा ने इस तथ्य को उद्घाटित किया है। निश्चय ही इस प्रकार के चित्र पाठकों के चित्त पर विपरीत प्रभाव डालते हैं। मानव जीवन के पूरे सामाजिक विकास का चित्रण करते समय राहुल जी ने मार्क्सवादी दृष्टि से अधिक अपनी व्यक्तिगत रुचि से काम लिया है। यह सब होते हुए भी सामाजिक चेतना के क्रमबद्ध इतिहास को कहानी शैली में व्यक्त करने का यह कलाहीन किंतु नवीन प्रयोग इस दिशा में सोचने के लिए हमें बाध्य करता है। अगला जो कहानी संग्रह है वो है सतमी के बच्चे, यानी दो कहानी संग्रह है, वोल्गा से गंगा और सतमी के बच्चे। सतमी के बच्चे कहानी संग्रह में राहुल जी की मानवीय संवेदना का विस्तार दिखाई पड़ता है। इनमें लघु मानव के प्रति राग और ममता का सहज उद्रेक हुआ है। स्थानीय रंगत का स्पर्श होने के कारण इस संग्रह की कहानियाँ अधिक आकर्षक और कलात्मक बन पड़ी हैं। सब मिलाकर उपन्यासों की भांति कहानी के क्षेत्र में भी राहुल जी कलाकार से अधिक जीवन के व्याख्याता और भौतिकवादी जीवन दर्शन के प्रचारक ही प्रतीत होते हैं। अन्य विधाओं की अगर हम बात करें तो राहुल जी ने गद्य की कुछ अन्य विधाओं को भी अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया है। इसमें जीवनी, संस्मरण और यात्रा साहित्य, डायरी, पत्र आदि प्रमुख हैं। राहुल जी ने अन्य महापुरुषों की जीवनियाँ भी लिखी हैं और मेरी जीवन यात्रा 5 खंडों से नाम से अपनी आत्मकथा भी प्रस्तुत की है। अन्य महापुरुषों में जीवनी लेखन के लिए आपने उन्हीं को चुना है जिनका व्यक्तित्व आपके आदर्शों के अनुकूल रहा है। बुद्ध, मार्क्स, लेनिन, स्टालिन और माओ त्से तुंग आदि की जीवनियाँ इसका प्रमाण हैं। ये जीवनियाँ तथ्यपरक हैं और इनके माध्यम से राहुल जी को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का प्रचार करने का अवसर मिला है। अपनी जीवन यात्रा 5 खंडों में प्रस्तुत करते हुए राहुल जी ने अपने मानसिक विकास की रेखाएं भी स्पष्ट की हैं। यह कला की दृष्टि से अधिक सफल कृति कही जा सकती है। तो इनकी जो आत्मकथा के रूप में जो रचना है वो है मेरी जीवन यात्रा। कितने खंडों में है ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। राहुल जी के संस्मरण है, संस्मरण विधा से संबंधित है। बचपन की स्मृतियाँ, असहयोग के मेरे साथी जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, ये 3 हैं संस्मरण विधा से संबंधित। प्रायः उन्हीं के व्यक्तित्व को उभारने में सहायक है। अन्यों को याद अवश्य किया गया है, लेकिन महत्व ऐसे संदर्भों को दिया गया है जिसमें लेखक का महत्व ही प्रत्यक्ष हुआ है। राहुल जी को सबसे अधिक सफलता यात्रा साहित्य लिखने में मिली है। उनका यात्रा साहित्य 2 रूपों में मिलता है। एक को देश दर्शन कहा जाता है, सोवियत भूमि, सोवियत मध्य एशिया, दार्जिलिंग परिचय, कुमायूं, गढ़वाल, नेपाल, हिमालय प्रदेश
और देहरादून आदि के वर्णन इसी कोटि में आते हैं। इनमें स्थान विशेष को महत्व दिया गया है, यह स्थिति का चित्रण है, गति का नहीं। दूसरा, विशुद्ध यात्रा साहित्य, मेरी लद्दाख यात्रा, लंका, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंडों में आदि कृतियाँ विशुद्ध यात्रा साहित्य की कोटि में आती हैं। राहुल जी ने घुमक्कड़ शास्त्र लिखकर यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका पूरा जीवन एक महान यात्रा के रूप में देखा जा सकता है। उनके चरण पृथ्वी पर गतिशील रहे हैं और मन विचारों और आदर्शों के लोक में दौड़ता रहा है। यात्रा में उनको वही रस मिला जो ज्ञानी और ध्यानी को समाधि दशा में ब्रह्म के साक्षात्कार से मिलता है। उन्होंने लिखा है, घुमक्कड़ी एक रस है जो काव्य के रस से किसी तरह भी कम नहीं है। कठिन मार्गों को तय करने के बाद नए स्थानों में पहुंचने पर हृदय में जो भावोद्रेक पैदा होता है वह एक अनुपम चीज़ है। उसे कविता के रस से तुलना कर सकते हैं और यदि कोई ब्रह्म पर विश्वास रखता हो तो उसे ब्रह्म रस समझेगा। घुमक्कड़ शास्त्र में यह तथ्य उद्घाटित करते हैं कौन? राहुल जी। यात्रा वृत्त प्रस्तुत करते हुए आपने डायरियाँ भी लिखी हैं। डायरी अपने आप में एक गद्य विधा है। आपकी डायरियों में मुख्य रूप से स्थितियों और घटनाओं का अंकन है। यह अंकन साफ सुथरा नपातुला है। अंतर्मन की उलझनों, अनावश्यक ऊहापोहों और अनिश्चयात्मक मनस्थितियों का विवेचन आपने नहीं किया है। आपका पत्र साहित्य भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर ब्रह्मानंद द्वारा संपादित राहुल सांकृत्यायन व्यक्तित्व और कृतित्व पत्र साहित्य हम देखेंगे, जिसको संपादित किया है डॉक्टर ब्रह्मानंद ने, और इस पत्र साहित्य का क्या नाम है? राहुल सांकृत्यायन व्यक्तित्व और कृतित्व। इस पुस्तक के परिशिष्ट में आपके कुछ पत्र संकलित हैं। पत्र कमला सांकृत्यायन, जो राहुल जी की तीसरी पत्नी थी, जेता इनका पुत्र था और जया इनकी पुत्री थी, को लिखे गए हैं। इन पत्रों से राहुल जी के पति और पिता रूप का साक्षात्कार होता है। पत्नी कमला को काठमांडू से 15/11/56 को लिखे गए आपके पत्र का अंतिम भाग इस प्रकार है। यद्यपि 4 ही दिन हुए हमें अलग हुए, जान पड़ता है युग बीत गए। कल रात दुःस्वप्न देखा, तुम नहीं मिल रही हो, मैं परेशान ढूंढ रहा हूँ। मानव हृदय कितना निर्बल है, अप्रिय जरा सी भी बात को सुनने सहने के लिए तैयार नहीं। विशेषकर दिन भर इधर उधर व्यस्त मन रात्रि के एकांत में तुम्हारी ही ओर लग जाता है। यह पत्र साक्षी है कि सारे पांडित्य और वैज्ञानिक चिंतन के बावजूद आप एक सहज मनुष्य थे। यदि आपके सारे पत्रों का प्रकाशन हो जाता तो आपके व्यक्तित्व के जाने कितने उभरे दबे कोने सामने आ जाते। राहुल जी ने 2 एक नाटक पुस्तकें भी लिखी हैं। कुछ नाटक भोजपुरी में हैं। इनमें राहुल जी का मातृभाषा प्रेम प्रकट होता है। अन्य नाटकों में उनके विचार ही प्रधान हैं। वस्तुतः राहुल जी ने कभी माध्यम को संवारने की चेष्टा ही नहीं की। चाहे कोई विधा हो, वे अपनी बात प्रस्तुत करने के प्रति अधिक सचेष्ट रहे हैं। पांडित्य के संदर्भ में हम जान लेते हैं। राहुल जी को महापंडित की उपाधि यूं ही नहीं मिल गई थी। आपके विशाल साहित्य पर सरसरी निगाह डालने पर भी यह प्रकट हो जाएगा कि आप इतिहास, दर्शन, गणित, ज्योतिष, भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, कोश विज्ञान, भाषा विज्ञान, भूगोल और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। यह पांडित्य आपने स्वाध्याय से अर्जित किया था। यह अध्ययन उन्होंने जेलों में रहकर किया था। वे अनेक भाषाओं के ज्ञाता थे। कल्पना नहीं की जा सकती कि कोई एक व्यक्ति इतने सारे विषयों पर लिख सकता है। मध्य एशिया का इतिहास, दर्शन, दिग्दर्शन, विश्व की रूपरेखा, वैज्ञानिक भौतिकवाद जैसे ग्रंथ उनके विश्वकोशीय ज्ञान के प्रतीक हैं। राहुल जी का विज्ञान का अध्ययन शीर्षक अपने लेख में श्री गुणाकर मुले ने लिखा है। ठीक है, ये जो लेख है, लेख का जो ये शीर्षक है वो किनका है? श्री गुणाकर मुले का है। और इन्होंने लिखा है कि अभी कुछ दिन पहले मुझे दार्जिलिंग जाने का, राहुल निवास में रहने का और वहाँ के राहुल संग्रहालय को देखने का सुअवसर मिला। संग्रहालय में लगभग 4000 बहुमूल्य ग्रंथ हैं। राहुल जी यदि अपने ग्रंथों का शुरू से एक स्थान पर संग्रह कर पाते तो मेरा अनुमान है कि उनकी संख्या निश्चित रूप से 20,000 तक पहुँचती। फिर भी जो बचा है उसी से उनके अध्ययन पक्ष पर काफ़ी प्रकाश पड़ता है। इसके बाद आपने उन दुर्लभ ग्रंथों का उल्लेख किया है जिनका आज भी गणित और विज्ञान के विद्यार्थी अध्ययन नहीं कर पाते हैं। विभिन्न विषयों की 20,000 पुस्तकों का अवलोकन भी किसी एक व्यक्ति के लिए सामान्यतः संभव नहीं है। इसी से राहुल जी की ज्ञान पिपाशा का अनुमान लगाया जा सकता है। राहुल जी को 36 एशियाई और अनेक यूरोपीय भाषाओं का सामान्य यानी व्यवहारिक ज्ञान था। प्राचीन भारतीय भाषाओं, वैदिक, लौकिक, संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश की उन्हें अच्छी समझ थी। रूसी भाषाओं में मास्कोई का उन्हें अच्छा ज्ञान था। तजिकिस्तानी में भली भांति समझ लेते थे। दक्षिण की तमिल, तेलुगु, कन्नड़ में भी उनकी गति थी। यही स्थिति उनके विभिन्न मानविकी एवं वैज्ञानिक विषयों के ज्ञान की भी थी। वस्तुतः वे जीवन को वैज्ञानिक दृष्टि से देखना परखना चाहते थे। इसी दृष्टि से उन्होंने इतिहास, दर्शन, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन किया था।
हिंदी के साहित्यकारों में उनका पांडित्य अपना प्रतिमान आप ही है। तो ये जो महापंडित की जो उपाधि राहुल सांकृत्यायन को मिली है, उसके विषय में यह तथ्य आपके सामने थे। अगला है भाषा विषयक दृष्टिकोण। भाषा विषयक दृष्टिकोण की बात करें तो राहुल जी संस्कृत निष्ठ हिंदी और नागरी लिपि के समर्थक थे, किंतु उनका भाषा विषयक दृष्टिकोण राष्ट्रीय था। हिंदी की बात सोचते समय वे सारे राष्ट्र को दृष्टि में रखकर सोचते विचारते थे। उन्होंने उर्दू का विरोध तो दो आधारों पर किया था। एक तो यह विदेशी शब्दों से युक्त दुरूह भाषा है, दूसरे अखिल भारतीय स्तर पर इसकी व्याप्ति न होने के कारण हिंदी भाषी प्रांतों से इतर प्रांतों में इसको प्रचारित करना अन्यायपूर्ण है। आपने लिखा है हिंदी उर्दू का प्रश्न, अर्थात भाषा में विदेशी शब्द अधिक रहने चाहिए या संस्कृत तत्सम तद्भव शब्द हिंदी भाषा भाषी प्रांतों का प्रश्न है। गुजराती मुसलमान भी अपने देश भाई हिंदुओं की भांति ही गुजराती भाषा और साहित्य का अध्ययन और अनुशीलन करते हैं। यही बात बंगाली मुसलमानों के बारे में भी लागू है। संस्कृत तत्सम तद्भव शब्दों के स्वीकार करने का सिद्धांत हिंदी में नहीं है, भारत की अन्य भाषाओं में शताब्दियों पहले स्वीकार किया जा चुका है। यदि हम आज उस सिद्धांत को छोड़ते हैं तो अपनी भाषा को, जो अपनी उक्त विशिष्टताओं के कारण पढ़ने समझने में सरल हो सकती थी, और दुरूह बनाते हैं। स्पष्ट है कि आपने हिंदी भाषा के स्वरूप निर्माण के प्रश्न पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार किया है। इसी दृष्टि से आपने हिंदी व्याकरण को भी सरल बनाने का सुझाव दिया है। ने के प्रयोग को शिथिल करने, कुछ बहुवचन सूचक प्रत्ययों को हटाने, क्रियालिंगों की दुरूहता को कम करने तथा मूल धातुओं से क्रियाएं बनाने का सुझाव आपने दिया है। ये सुझाव भी हिंदी को अखिल भारतीय व्याप्ति दिलाने की दृष्टि से ही दिए गए हैं। इसी राष्ट्रीय और व्यापक दृष्टिकोण के कारण राहुल जी की भाषा सरल, सहज और समृद्ध है। भाषा शैली की अगर हम बात करें तो राहुल जी की भाषा के मुख्यतः 3 रूप लक्षित होते हैं। एक है विचार और चिंतन की भाषा। यह भाषा उनके दार्शनिक ग्रंथों और निबंधों में देखी जा सकती है। यह संस्कृत निष्ठ, पारिभाषिक, संयत, तर्कपूर्ण और मर्यादित है। इसी भाषा का यत्किंचित परिवर्तित रूप उनके शोध अनुसंधान परक निबंधों में भी लक्षित होता है। एक उदाहरण लीजिए, कोई भी धर्म या विचारधारा सफलता नहीं प्राप्त कर सकती यदि वह कोई ऐसी चीज़ नहीं देती जिससे समाज का कल्याण होता या गतिरोध का अंत होकर मानव समाज को आगे बढ़ने का मौका मिलता। बौद्ध धर्म की सफलता में कौन से कारण थे, इन पर यहाँ विचार करना है। किसी धर्म को केवल उसके देववाद और स्वर्ग नरक के रूप में नहीं देखना चाहिए। राहुल जी की भाषा का दूसरा रूप काव्यात्मक और आलंकारिक है। प्रकृति या मानव के सौंदर्य का अंकन करते समय राहुल जी ने प्रायः काव्यमयी भाषा का ही प्रयोग किया है। दिवा कहानी से एक सौंदर्य चित्र देखिए। ग्रीष्म का समय, मध्याह्न की बेला, फिर मृग के पीछे दौड़ना, इस पर भी दिवा के ललाट पर श्रमबिंदु अरुण मुक्ताफल के समान न झलके, ये कैसे हो सकता है? किंतु यह स्थान ऐसा था जहाँ उनके श्रम के दूर होने में देर नहीं लग सकती थी। पहाड़ी नीचे से ऊपर तक हरियाली से लदी हुई थी। विशाल देवदारू अपनी शाखाओं और सूचीपत्रों को फैलाए सूर्य की किरणों को रोके थे। वोल्गा से गंगा जो कहानी संग्रह है, और उसकी कहानी से यह जो उस संग्रह की कहानी दिवा से यह पंक्ति उद्धृत है। राहुल जी की भाषा का तीसरा सामान्य, सहज और स्वच्छंद रूप वर्णनात्मक एवं प्रवाहमयी शैली में लिखे गए व्यवहारिक गद्य में देखा जा सकता है। वस्तुतः उनमें वर्णन की अद्भुत क्षमता है। प्रकृति और मानवीय क्षेत्र के बहुविध विस्तार, नगर, उद्यान, जंगल, सागर, सरिता, मरुभूमि, पर्वत, मैदान, गली, चौराहा, सड़क, भीड़, वीरान, लता, कुंज, झाड़ी, युद्ध, प्रेम आदि का सहज स्वच्छंद वर्णन राहुल जी ने बड़े ही स्वाभाविक एवं समृद्ध गद्य में किया है। आपकी लेखनी से अतीत, वर्तमान और भविष्य कुछ भी नहीं छूटा है। आपकी भाषा अत्यंत समृद्ध है। अनेक भाषाओं और ज्ञान के अनेक क्षेत्रों में प्रवेश होने के कारण आपकी भाषा का समृद्ध होना स्वाभाविक है। आपकी वर्णनात्मक भाषा विषय, संदर्भ और काल के अनुसार बदलती रही है। यात्रा वर्णनों में दृश्य के साथ उसका तादात्म्य देखते बनता है। तिब्बत का वर्णन करते हुए राहुल जी ने लिखा है, तिब्बत में तो हरियाली के लिए आंखें तरसती है। नदियों के विस्तृत उपत्यकाएँ कहीं कहीं रेगिस्तान का स्मरण दिलाती है, और किसी किसी जगह तो उसी तरह बवंडर लाखों मन बालू को एक जगह से दूसरी जगह रखते रहते हैं। उपत्यकाओं के किनारे पर छोटे छोटे पहाड़ बिल्कुल नंगे जैसे होते हैं। यात्रा साहित्य का उद्भव और विकास। प्राचीन युगों का वर्णन करते हुए राहुल जी ने युग विशेष का आभास देने के लिए भाषा में प्राचीन शब्दावली का प्रयोग किया है। 3000 ईस्वी पूर्व की पामीर निवासी हिंदी ईरानी जाति का एक संदर्भ चित्र देखिए। सुंदरी ने जलपूर्ण मशक तंबू में रखी और अपने पति कृच्छ्राश्व को
ऋजाश्व के आने की खबर दी। दोनों और उनके पीछे अमृताश्व भी तंबू से बाहर निकले। ऋजाश्व ने सम्मान प्रदर्शित करते हुए कहा, कह मित्र कृच्छ्रवास तू कैसा रहा। तो ये जो इसमें जो शब्दावली है वो हिंदी ईरानी जाति की शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इस संदर्भ में जो व्यक्तिवाची संज्ञाएं प्रयुक्त हुई हैं वे युगाभास देने के लिए ही हिंदी ईरानी ध्वनियों के संयोग से बनाई गई। ऐसी भाषा लिखते हुए भी राहुल जी कभी कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं जो नितांत आधुनिक है। उदाहरण के लिए 3500 ईस्वी पूर्व के वोल्गा के तट के जीवन का चित्रण करने वाली दिवा कहानी में एक और प्राचीनता की रक्षा के लिए बहन के लिए स्वसर और घर के लिए दम शब्द का प्रयोग किया गया है। दूसरी ओर वक्त, कानून, फर्श, मुश्किल, बहुतायत, मालूम, ज़्यादातर आदि अनेक उर्दू शब्द प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार के प्रयोग खटकते हैं। शब्द प्रयोगों की दृष्टि से राहुल जी ने पर्याप्त स्वच्छंदता से काम लिया है। इन त्रुटियों के बावजूद संपूर्ण हिंदी भाषा की समृद्धि को ध्यान में रखकर विचार किया जाए तो राहुल जी की बहुत बड़ी देन स्वीकार करनी होगी। उन्होंने अनेक प्राचीन शब्दों का उद्धार किया है, अनेक ग्रामीण शब्दों में प्राणों का संचार किया है और अनेक विदेशी शब्दों को देशी बना दिया है। उनकी भाषा हिंदी की समृद्धि की द्योतक है। गणराज्यों का इतिहास लिखते समय आपने तत्कालीन समाज में प्रचलित बहुत से ऐसे शब्दों का उद्धार किया है जो आज भी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। कारशापन यानी सिक्का, संस्थागार, प्रजातंत्र भवन, निष्क, असरफी, उद्घायिका, सेलेक्ट कमेटी, अधिकरण, विवाद विषय, चंद, मत या वोट, उपलापन, रिश्वत जैसे अनेक शब्द राहुल जी ने प्रयुक्त किए हैं। तात्पर्य यह है कि राहुल जी की भाषा शैली विषय के अनुकूल परिवर्तित होती रही है और उनका शब्दकोश विशाल है। मूल्यांकन आखिरी हमारा उपविषय है या उप शीर्षक है। राहुल जी बहुभाषाविद महापंडित के रूप में ही मान्य रहे हैं। उनके रूप में हिंदी साहित्य में एक ऐसा वट वृक्ष उगाया था जिसकी विशाल शाखाएं ज्ञान की अनेक दिशाओं में फैली हुई थी। उपन्यास कला या कहानी कला को दृष्टि में रखकर राहुल जी का मूल्यांकन उनके साथ अन्याय करना होगा। राहुल जी ने जो कुछ लिखा है उसके माध्यम से अपनी विचार पद्धति का प्रचार किया है। यह कार्य आसान नहीं है। इतिहास, भूगोल, दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र, धर्म, साहित्य सभी का अनुशीलन ऐसे ढंग से करना कि परिणाम और निष्कर्ष एक ही निकले, राहुल जी के लिए ही संभव था। अपने इस प्रयत्न में राहुल जी ने बहुत सा अनुसंधानपरक साहित्य भी दिया है। यह साहित्य हिंदी की निधि है और इस पर उसे गर्व है। 84 सिद्धों तक अपभ्रंश के अनेक कवियों का साहित्य संपादित एवं प्रकाशित करके राहुल जी ने ऐतिहासिक महत्व का कार्य किया है। हिंदी भाषा के संबंध में राहुल जी का योगदान अन्यतम है। उन्होंने न केवल हिंदी का समर्थन किया वरन उसकी समृद्धि और प्रचार के लिए भी अथक प्रयत्न किया। हिंदी में महत्वपूर्ण उपयोगी साहित्य, इतिहास, धर्म, दर्शन आदि लिखकर उन्होंने अंग्रेजी के माध्यम से लिखने वालों को एक खुली चुनौती दी। हिंदी साहित्य में राहुल जी को जो महत्व मिलना चाहिए था अभी नहीं मिला है। वे मानव समाज के सच्चे हितैषी थे। वे समता और शांति के पुजारी थे। 22वीं सदी में जिस भावी समाज की कल्पना उन्होंने की वह उनके आदर्शों का प्रतीक है। देखिए, न भूमंडल में जमींदार हैं, न सेठ साहूकार हैं, न प्रजा, न धनी है, न निर्धन, न ऊंच है, न नीच। सारे भूमंडल के निवासियों का एक कुटुंब है। पृथ्वी की सभी स्थावर जंगम संपत्ति उसी कुटुंब की संपत्ति है। यह कल्पना मानव कल्याण की उत्कट भावना द्वारा प्रेरित होकर ही की जा सकती है। सचमुच राहुल जी जितने बड़े पंडित थे उतने ही बड़े मानव हितैषी भी थे। अगली पीढ़ी निश्चित रूप से उनका मूल्यांकन अधिक विश्वास, श्रद्धा और आस्था से करेंगे। अब हम राहुल साहित्य को देख लेते हैं, यानी निबंध, उपन्यास, अन्य विधाओं में जो उनकी रचनाएं हैं उनको हम जान लेते हैं। राहुल जी का साहित्य विशाल है। उन्होंने लगभग 150 ग्रंथों की रचना की है। उनकी प्रमुख कृतियाँ निम्नलिखित हैं। तो राहुल साहित्य से संबंधित 2 पृष्ठ इसमें डाला गया है मूल्यांकन के बाद, तो उसी से संबंधित है ये। जैसे अगर हम देखें तो निबंध में इनकी जो रचना है वो है साहित्य निबंधावली, जिसका प्रकाशन वर्ष 1948 है। उपन्यास में है जीने के लिए 1940 प्रकाशन वर्ष, सिंह सेनापति 1944, जय योद्धे 1944, मधुर स्वप्न 1949, विस्मृत यात्री 1954, कनैला की कथा 1957, दिवोदास 1960। कहानी की अगर हम बात करें तो सतमी के बच्चे 1935, वोल्गा से गंगा 1944, बहुरंगी मधुपुरी 1953, कनैला की कथा 1955 से 56। कनैला की कथा यहाँ उपन्यास भी दिया गया है और यहाँ कहानी में भी दिया गया है। ठीक है, आप इस रचना को ज़रूर देखें कि यह उपन्यास है या कहानी, क्योंकि पुस्तक में एक जगह इसे उपन्यास के रूप में दिखाया गया है और जो इसमें मूल्यांकन के बाद वाला जो पृष्ठ है जिसमें राहुल साहित्य का जिक्र किया गया है, इसमें यहाँ पे उपन्यास और कहानी दोनों में जिक्र दिया गया है। ठीक है, नाटक है, 3 नाटक भोजपुरी में हैं और
यह रचना, और इसका प्रकाशन वर्ष 1944 है। 5 नाटक 1944 में इसका प्रकाशन है। यात्रा साहित्य की अगर हम बात करें तो मेरी लद्दाख यात्रा 1916 प्रकाशन वर्ष, लंका यात्रावली 1927 प्रकाशन वर्ष, मेरी यूरोप यात्रा 1932 प्रकाशन वर्ष, मेरी तिब्बत यात्रा 1934 प्रकाशन वर्ष, यात्रा के पन्ने 1936 प्रकाशन वर्ष, 34 से 36 प्रकाशन वर्ष, जापान 1935 प्रकाशन वर्ष, ईरान 1935 से 37 प्रकाशन वर्ष, तिब्बत में सवा वर्ष 1939 प्रकाशन वर्ष, रूस में 25 मार्च 1944 से 47 प्रकाशन वर्ष, घुमक्कड़ शास्त्र 1949 प्रकाशन वर्ष, एशिया के दुर्गम भूखंडों में 1956 प्रकाशन वर्ष, चीन में कम्यून 1959 प्रकाशन वर्ष। देश दर्शन की अगर हम बात करें तो सोवियत भूमि 2 भाग 1938 प्रकाशन वर्ष, सोवियत मध्य एशिया 1947 प्रकाशन वर्ष, किन्नर देश 1948 प्रकाशन वर्ष, दार्जिलिंग परिचय 1950 प्रकाशन वर्ष, कुमायूं 1951 प्रकाशन वर्ष, गढ़वाल 1952 प्रकाशन वर्ष, नेपाल 1953 प्रकाशन वर्ष, हिमाचल प्रदेश 1954 प्रकाशन वर्ष, जौनसार देहरादून 1955 प्रकाशन वर्ष। जीवनी की अगर हम बात करें तो मेरी जीवनी यात्रा 5 भाग 1944 ईस्वी में, प्रथम भाग 2 भाग, शेष 3 भाग 1967 ईस्वी में प्रकाशित है। सरदार पृथ्वी सिंह की बात करें तो 1944 इसका प्रकाशन वर्ष है, स्टालिन 1954 प्रकाशन वर्ष, कार्ल मार्क्स 1954 प्रकाशन वर्ष, लेनिन 1954, माओ त्से-तुंग 1954, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली 1957, महामानव बुद्ध, घुमक्कड़ स्वामी। संस्मरण की अगर हम बात करें तो असहयोग के मेरे साथी 1956 प्रकाशन वर्ष, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ 1956 प्रकाशन वर्ष, बचपन की स्मृतियाँ। धर्म और दर्शन से संबंधित अगर हम बात करें तो बौद्ध दर्शन की जो पुस्तक है वो 1942 में आई है, दर्शन दिग्दर्शन 1942 में, वैज्ञानिक भौतिकवाद 1942, बुद्धचर्या 1930, धम्मपद 1933, मंजीव निकाय 1933, विनय पिटक 1934, दीर्घ निकाय 1953, इस्लाम धर्म की रूपरेखा 1923, इतिहास पुरातत्व निबंधावली 1936, ऋग्वैदिक आर्य 1956, मध्य एशिया का इतिहास 2 भागों में 1952, तिब्बत में बौद्ध धर्म 1953, अकबर 1956, भारत में अंग्रेजी राज के संस्थापक 1957। राजनीति से संबंधित अगर हम रचनाओं की बात करें तो 22वीं सदी 1923, साम्यवाद ही क्यों 1934, दिमागी गुलामी 1937, सोवियत न्याय 1939, राहुल जी का अपराध 1939, सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी का इतिहास 1939, मानव समाज 1942, आज की समस्याएं 1944, आज की राजनीति 1949, भागो नहीं दुनिया को बदलो 1944, कम्युनिस्ट क्या चाहते हैं 1953। साहित्य की अगर हम बात करें तो इसमें आलोचना और संपादन से संबंधित जो रचनाएं हैं वो है हिंदी काव्यधारा 1944, आदि हिंदी की कहानियाँ 1950, दक्षिणी हिंदी काव्यधारा 1952, सरह दोहा कोश 1954, तुलसी रामायण संक्षेप 1957, व्याकरण और कोश, तिब्बती व्याकरण 1933, शासन शब्दकोश 1948, राष्ट्रभाषा कोश 1951, संस्कृत ग्रंथ से संबंधित है, अनुवाद टीका और संपादन संस्कृत पाठमाला 1928, अभिधर्म कोश 1930, विज्ञप्ति मात्रता सिद्ध 1934, प्रमाण वार्तिक व स्ववृत्ति 1937, हेतु बिंदु 1944, संबंध परीक्षा 1944, निदान सूत्र 1951, महापरिनिर्वाण सूत्र 1951, संस्कृत काव्यधारा 1955, संस्कृत ताल पोथी संपादन। दर्शन और धर्म की बात करें तो वाद न्याय 1935, प्रमाण वार्तिक अर्धशतक, विग्रह व्यावर्तनी, प्रमाण वार्तिक भाष्य 1935 से 36, प्रमाण वार्तिक वृत्ति 1936, प्रमाण वार्तिक स्ववृत्ति टीका 1937, विनय सूत्र 1943। स्फूट की अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास, लोक साहित्य 1957, पिता के पत्र जेता के नाम 1958 से 61, पालिक काव्यधारा 1960। राहुल जी का पर्याप्त साहित्य प्रकाशित है, इसलिए उसकी पूरी रूपरेखा नहीं दी जा सकती। उपर्युक्त सूची ज्ञानपीठ पत्रिका नवंबर 1963, हिंदी साहित्य कोश भाग 2 तथा राहुल सांकृत्यायन व्यक्तित्व एवं कृतित्व में डॉक्टर कमला सांकृत्यायन द्वारा प्रस्तुत राहुल साहित्य के आधार पर प्रस्तुत की गई है। इस संदर्भ में श्री गुणाकर मूले द्वारा लिखित महापंडित राहुल सांकृत्यायन जीवन और कृतित्व 1993 पुस्तक के अंत में दी गई राहुल जी की 138 रचनाओं की सूची भी द्रष्टव्य है। तो यहाँ तक था राहुल सांकृत्यायन के संबंध में जो हमने जानकारी ली। अगला जो टॉपिक है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित है। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से संबंधित तथ्यों को जानेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।